नमस्कार दोस्तों, नेवर फॉरगेट योर एनिमी के एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। शुरुआत वहीं से होती है, बीच साइड से, जहां हीरो गी से कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि चलो हम डेट करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। और वो उसका हाथ थामता है, प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें हर बात बताऊंगा। और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने वाला था। गी उस समय बिल्कुल ही शांत हो गया था और पॉज हो गया था। और उस दौरान उसे रात के समय देखा हुआ अपना सपना याद आने लगता है, जिसमें वो दोनों एक साथ थे, इंटीमेट हो रहे थे और उस दौरान भी ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। रियल में ये जैसे उसे किस करने के लिए बढ़ता है, इससे पहले ही गी उसे धक्का देके पीछे कर देता है और बोलता है कि तुम पागल हो, और वो उसे दूर भागने लगता है। लेकिन ये उसे फॉलो करता रहता है और कहता है कि चलो मान भी लो, हम लोग फिर से डेट करते हैं। लेकिन गी मना करता रहता है। लेकिन ये अपने बॉयफ्रेंड का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। फिर रात हो जाती है। ये गी को लेकर एक प्लेस पर जाने लगता है। अब गी थक चुका था। वो पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। ये कहता है बस 30 मिनट और। गी कहता है 30 मिनट और, वो भी इस प्लेस से? हम वहां जाने के लिए बोट क्यों नहीं ले लेते? ये कहता है पर वहां पे बोट अलाउड नहीं है। गी कंफ्यूज हो जाता है और थका हुआ महसूस करता है। पर ये वो कुछ दिखाई देता है, वो भी ठीक गी के पीछे। तो वो उसे वार्न करता है, तुम्हारे पीछे कुछ है। ये डर जाता है और वो डरते डरते जब पीछे देखता है, उससे पहले ही यो उसे जोर से आवाज करके डरा देता है। मतलब ये उससे शरारत कर रहा था, और वो भी इसलिए क्योंकि जब घी बहुत तेजी से डर जाता है आवाज की वजह से, वो यो को कस के गले लगा लेता है। और शायद गियो ऐसा ही करवाना चाहता था। यो बहुत जोरों से हंसता है और गी को गुस्सा आता है। वो अपने पैरों से गियो को किक करता है। कहता है तुम मरना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें यही मार डालूं? गी कहता है तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम हमेशा स्कूल बॉय की तरह ही एक्ट करते हो। और क्या स्कूल बॉय इस तरह से सिंसियर होते हैं? गी को कहता है ठीक है अब चलो भी। तो फाइनली वो गी को उस स्पॉट पर लेकर आता है। गी कहता है कि तुमने तो 30 मिनट बोले थे। ये कहता है कि हाँ, पर हम समय से पहले ही पहुंच गए, तो ये अच्छा ही हुआ ना। और इसके बाद ये पहाड़ों से गी को एक नजारा दिखाता है। ये बहुत ऊंची चोटी थी, जहां से शहर की ओर देखने पर व्यू बहुत खूबसूरत था। नीचे शहर की टिमटिमाती हुई लाइटें जो जुगनू की तरह चमक रही थी, और वहीं से ऊपर से आसमान शुरू होता है, जहां जहां लाखों करोड़ों तारे टिमटिमा रहे थे। ये नजारा गी को बहुत पसंद आया। वो उसकी नजरों से हट नहीं रही थी। उसकी नजर में ये सबसे खूबसूरत जगह है। ये पूछता है ये जगह है कैसी? ये बताता है इस जगह की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। गी कहता है पर हम यहाँ क्यों हैं? ये कहता है क्या तुम जानते हो कि इंजिन वॉर क्यों हुआ था? गी पूछने वाला ही था कि क्यों, लेकिन उससे पहले ही ये उसे किस कर लेता है। और फिर वो कहता है लापरवाही के कारण। गी इस सडन किस से सरप्राइज हो जाता है और उसे बोलता है आई वांट टू अनाउंस योर डेथ। ये एक तरह से ये को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ ना, उसका ढिंढोरा नहीं पीटूंगा। और फिर वो उसे पंच भी मारता है। लेकिन ये शरारती मूड में ही रहता है। उसे तो बस गी से फ्लर्ट करने का बहाना चाहिए। ये उसका हाथ ही पकड़ लेता है। कहता है सच बताओ, क्या ये प्लेस तुम्हें नहीं याद है? ये कहता है नहीं। ये भी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जगह तुम्हें बिल्कुल भी याद ना हो। लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ वो काम करना पसंद है क्योंकि ये जगह शांत है, लोगों से परे है और काफी बड़ी है। गी अपना हाथ छुड़ा लेता है। कहता है मुझे क्या करना पसंद है? मुझे कुछ नहीं पसंद। पर ये कहता है सच में तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? ये कहता है ठीक है, हम यहाँ दोबारा तब आएंगे जब तुम्हें याद आ जाएगा। और फिर से वो गी को किस कर लेता है। पहले किस में गी को गुस्सा आया था, लेकिन यहाँ दूसरे किस में वो शांत हो जाता है और ये मुस्कुरा कर कहता है, खुशी से जाहिर करते हुए कि तब मैं तुम्हें ये किस बहुत ही बेहतरीन तरीके से करूंगा। और फिर वो वहां से उसे अकेला छोड़ के भाग जाता है। तो गी भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है कि तुम कहाँ चले, मुझे साथ लेकर चलो। फिर वो दोनों बीच के उसी छोटे से मार्ट के पास आते हैं। मार्ट के बाहर ये की पोस्टर लगी होती है, एक सोडा के एडवर्टाइजमेंट की। ये उसे देख रहा है। ये मार्ट के अंदर था, जो कि अभी बाहर निकलता है। पीछे से कुछ लड़कियां भी होती हैं जो कि पहले पोस्टर को देखती हैं, फिर ये को देखती हैं और पूछती हैं कि तुम तो बिल्कुल इनकी तरह दिखाई देते हो, क्या तुम ये हो? और ये तुरंत हाँ बोल देता है। तो वो लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, बहुत चिल्लाती हैं और फिर वो ऑटोग्राफ भी लेती हैं। ये उन्हें ऑटोग्राफ देता है, उनका नाम पूछता है, सबसे प्यार से बिहेव करता है। और वहीं पे गी होता है, वो उसे देखता ही रहता है। और जब ये उसके पास सोडा लेकर वापस आता है, तब गी उसे कहता है इसका मतलब तुम सच में एक स्टार हो। ये कहता है कि हाँ, तो क्या तुम्हें भी मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? पर गी इसमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता। उसका चेहरा उतर जाता है और ये समझ जाता है। वो पूछता है क्या तुम मुझसे फिर से नाराज हो गए हो? ये कहता है इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे जलन हो रही है। ये क्या है, वो आगे बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि जहाँ ये एक स्टार हो गया है, वहीं गी जो कि एक टेनिस प्लेयर बनना चाहता था, बहुत ही वर्ल्ड फेमस, वो मामूली सा टीचर है और अब तो उसकी याददाश्त भी नहीं है। वो जैसे आगे बढ़ता है, उसकी पुरानी चोट दुखने लगती है। ये तुरंत दौड़कर उसके पास आता है। कहता है क्या ये फिर से दुख रहा है? और गी बोलता है कि नहीं, वो ठीक है, ये उतना भी दर्द नहीं कर रहा। ये को पछतावा होता है। वो इसकी जिम्मेदारी खुद पर लेता है कि जब तुम ऑलरेडी एक इंजरी से जूझ रहे हो, तो मुझे तुम्हें यहाँ पर बाहर लेकर नहीं आना चाहिए था। चलो पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। पर गी मना कर देता है। कहता है मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ, हमें सिर्फ घर चलना है। यो कहता है पर अगर कुछ और हो गया तो? गी डिसअपॉइंट होकर कहता है अब इससे ज्यादा भी क्या गलत होना है, मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। तो ये गी को बैठाता है और कार लेने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर गियो को अचानक से पुरानी मेमोरीज थी जो कि फ्लक्चुएट करके वापस आ रही थी। उसे कुछ झलकियां दिखाई देती हैं, जहाँ उसे 10 साल पहले हुए एक्सीडेंट याद आते हैं। उसे याद आता है कि उसकी जो आंखें थी वो हॉस्पिटल में खुलती हैं। पास ही में उसकी सिस्टर और उसकी मदर रहती हैं, जो कि उसकी हालत पर बहुत रो रही थी। दूसरी तरफ यो भी खड़ा रहता है और यो की कही गई आखिरी बात भी उसके दिमाग में रिंग कर रही थी कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब कुछ दिनों बाद वो दोनों बातें करते हैं, जिसमें गी यो से बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। ये उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गी कहता है कि क्या तुम मुझे सिर्फ यही बताने के लिए बुला रहे थे? तुम मेरे मर्डरर हो।
अभी करंट में गी और यो कार के अंदर है। गी की हालत अच्छी नहीं थी। ये उससे कहता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, पर कार में बैठे बैठे गी का दिमाग काम कर रहा था। उसे पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी, जिसे याद करके वो शायद दुखी था। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। यीयो और गी घर आते हैं, जिसमें गी का मूड बहुत ही खराब होता है और यीयो इसे जज कर रहा है। वो गी से बात करने की कोशिश करता है और उसे समझाना चाहता है कि देखो सब कुछ गुजर चुका है। जिसमें गी कहता है ठीक है, तो अब मुझे ये भी बता दो कि अब मुझे क्या करना होगा। यीयो कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम कंफ्यूज हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गी कहता है तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया कि मेरी जो लाइफ है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। यीयो कहता है मैं जानता हूँ, इसमें पर तुम्हारी कोई गलती नहीं। गी कहता है तुम कह भी कैसे सकते हो, ये बेतुकी बात है। यीयो कहता है मैं क्यों नहीं कह सकता, क्या मेरा हक नहीं बनता? पर गी कहता है बिल्कुल नहीं बनता। आखिर तुमने अपने आप को समझा क्या है? मैं तुम्हारा हूँ कौन? तुम सोचते हो कि तुम एक स्टार बन गए हो तो तुम मुझ पर तरस खाओगे। तुम मुझे हमेशा अपनी एक अपाहिज वाइफ बनाकर अपने साथ रख पाओगे? क्या तुमने मुझे अपने पास किसी मतलब से रखा हुआ है? ये सभी बातें यीयो के दिल में बहुत ही घाव कर रहे थे। अंत में तो उसे गुस्सा भी आ जाता है। वो उसे वार्न करता है कि सोच समझ कर बोलूं, लेकिन गी इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया है। उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या बोले जा रहा है। वो कहता है कि अच्छा कि माफ करना, पर तुम्हें इतना सक्सेसफुल देखकर मुझे तो जलन हो रही है, क्योंकि मैं बेकार हूँ। मुझे बार बार ये फील करना पड़ रहा है। गी की ये बातें यीयो को तकलीफ दे रही थी। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गी अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ही गुस्से में बात करने लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ये सब कर पाते? मैं अभी 29 साल का हूँ और वो भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, और मेरा पैर भी इंजर्ड हो चुका है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ये सब क्या हो रहा है। तो अब यीयो भी यहाँ पर गुस्सा जाहिर करता है। वो भी चिल्लाता है उसके ऊपर। क्या तुमने जरा भी याद करने की कोशिश की? क्या तुमने किसी से पूछना भी चाहा कि हम तुम एक दूसरे के साथ पहले कैसे रहा करते थे? ये कहता है मैं नहीं जानता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मैं कैसे किसी से कुछ पूछ सकता हूँ। यीयो कहता है लेकिन अगर मैं भी खुद तुम्हें बताना चाहूँ तो तुम नहीं सुनोगे, तुम्हें भरोसा नहीं होगा। ये भी कहता है कि हाँ मैं नहीं सुनूंगा। यीयो कहता है तो तुम एग्जैक्टली में चाहते क्या हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊँ? और गी इस पे कहता है कि हाँ अगर पॉसिबल है तो चले जाओ। एट लास्ट यीयो बहुत ही जोरों से गी के ऊपर चिल्लाता है और गी को भी गुस्सा आता है, तो वो पास की रखी हुई एक चीज उठाकर दीवार पे लगी हुई फोटो फ्रेम पे फेंक देता है। लेकिन जब फोटो नीचे गिरती है तो वहां पर एक रिंग भी गिरती है और जब तभी गी के सिर में फिर से दर्द होने लगता है और उसे कुछ याद आने लगता है, जिसमें यीयो उससे माफी मांग रहा था। ये सारी गलती मेरी है, मैंने ये नहीं सोचा था। और यीयो गी की ऐसी हालत देखकर डर जाता है और वो हॉस्पिटल फोन लगाता है, लेकिन गी उसे फोन नहीं लगाने देता, बल्कि फोन पकड़ लेता है। अब रात हो जाती है, दोनों ही एक दूसरे के साथ सेम बेड पर हैं। अब रात हो जाती है, गी सोया हुआ रहता है और यीयो उसके घुटने पर जहाँ इंजरी हुई है वहां सिकाई कर रहा था। गी की आंख खुल जाती है तो यीयो कहता है देर हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए। गी पूछता है क्या मेरे पैरों के साथ इससे पहले भी ठीक ऐसा कुछ हुआ है? यीयो कहता है हाँ, जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो और ठीक नहीं रहते, लेकिन बहुत दिनों से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये कभी कभार ही दुखा करता था। और फिर वो उससे माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर जोरों से चिल्लाना नहीं चाहिए था। गी भी कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम भी इतने ज्यादा गुस्से में आ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं उकसाता। यीयो कहता है लेकिन जब भी तुम इस तरह का कुछ ट्राई करते हो तुम बहुत ही कूल लगते हो। तो ये कहता है मैं अभी तो कूल नहीं लग रहा हूँ। यीयो कहता है पर अभी तुम क्यूट लग रहे हो। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही मीठी बातें बोलते रहते हैं। यीयो फिर सीरियस हो जाता है, कहता है तुम हमेशा लोगों की मदद करते हो और तुमने अकेलेपन में हमेशा मेरी मदद की है, मेरी परवाह की है। जब तुमने सेटबैक्स फेस किया था तुमने कभी गिव अप नहीं किया। तुम बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले और मजबूत हो, इसलिए तुम अभी भी गिव अप मत करो। बातें तो यहाँ खत्म होती हैं, लेकिन ये को अचानक से भूख लग जाती है और वो पूछता है किचन में कुछ है क्या। तो दोनों किचन में जाते हैं और एक पतीले को लेकर छीना झपटी करते हैं, जिसमें जिसमें गी कहता है कि वो खाना बनाएगा और यीयो कहता है कि वो खाना बनाएगा। यीयो कहता है कि उसे खाना बनाना आता है, तो गी कहता है उसे भी आता है और वैसे मेरा पैर इंजर्ड है, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है और मैं रमेन पकाऊंगा। गी लेकिन यीयो कहता है कि तुम रमेन नहीं पका सकते क्योंकि वो बिल्कुल ही बेस्वाद रहती है। तो फाइनली खाना यीयो पकाता है। खाना बन चुका है, दोनों ही टेबल पर बैठे हैं। उस दौरान गी पूछता है कि यहाँ तुम्हारा रूम कौन सा है? यीयो एक कमरे की तरफ पॉइंट करता है, तो गी कहता है वो तुम्हारा है? क्या वो मेरा नहीं है? मेरा कहाँ है? यीयो कहता है वो मास्टर बेडरूम है। गी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? यीयो कहता है अब ये मत पूछना कि मास्टर बेडरूम का मतलब क्या होता है, वो कपल्स के लिए है, वो रूम जिसमें हम तुम साथ में सोया करते थे। पर गी यहाँ डर जाता है कि कपल्स, क्या बात कर रहे हो? यीयो कहता है क्या इसमें अलग अलग सोने का कोई रीजन है? और वैसे भी ऐसा करते हुए 7 साल बीत चुके हैं, हम 7 सालों से साथ रहते हैं, तो अब अलग अलग सोना वियर्ड होगा। तो गी कहता है पर वुमन और मैन के बीच बाउंड्री होती है। यीयो कहता है पर हम दोनों ही मैन हैं। गी डरते हुए कहता है पर हमारे बीच भी बाउंड्री है, क्या तुम्हारा इरादा मेरे साथ बेड शेयर करने का है? तो सॉरी, नो वे। और फिर वो उठ जाता है, अपने कमरे में जाने लगता है और कहता है कि देखो बकवास बातें भी तो बिल्कुल मत करना, और आज से ये रूम मेरा है और वो वाला रूम तुम्हारा है। यीयो कहता है पर ऐसा नहीं हो सकता। गी कहता है मैं पेशेंट हूँ, अगर तुम मेरे कमरे में घुसपैठ करो तो मैं इस घर से भाग जाऊंगा। ये कहकर वो कमरे में जाने लगता है और बोलता है कि बर्तन भी तुम ही साफ करना। तो यीयो उसकी ये सब हरकत देखकर हंसने लगता है। सुबह हो जाती है, गी घर से बाहर निकलने वाला होता है, पर इस दौरान भी वो कल रात का जो आर्ग्यूमेंट था वो उसके बारे में सोच रहा था कि क्या तुमने जरा सा भी कुछ याद करने की कोशिश की, किसी से भी पूछा कि हम पहले कैसे रहा करते थे? ये कहता है सच में वो बहुत एरोगेंट है, लेकिन मैं खुद से पता करूंगा। इसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल लगाते हुए उस घर से निकलने लगता है, लेकिन हम ये बात देख पाते हैं कि कोई और भी है जो कि छुप कर गी को स्टॉक कर रहा है और गी इस बात पे ध्यान नहीं देता। वो बस अपनी मॉम से बात करता रहता है, जहाँ वो कहता है कि कल वो घर आएगा। सीन बदल जाता है, गी अपनी बहन के कैफे जाता है जहाँ वो जंगहान से मिलता है।
बात यह है कि जंगहान ने गी की मदद के लिए पूछा था। तो जब गी उसके सामने जाता है तो वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है कि तुम कोई भी बात हो तो एडवांस में ही बताया क्या करो। जंगहान जब इस तरह से बातें सुनता है तो बोलता है कि क्या बात है, तुम तो क्राई बेबी लग रहे हो, और वैसे भी जब तुम क्राई बेबी बनते हो तो बहुत ही क्यूट लगते हो। तो गी उसके कमेंट सुनकर उसे भी कह देता है लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा क्राई बेबी लगते हो बड़े। तो यहाँ अचानक से जो मजाक कर रहा था जंगहान, वो सीरियस हो जाता है और वो उसे पूछा कि अभी तुमने जो कहा है वो इंटेंशनली कहा है कि ऐसे रैंडमली। तो गी इस पे ध्यान नहीं देता, वो काम पे लगने को बोलता है। पर यहाँ पे जंगहान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो गी के बारे में कुछ जानता है। वो उसे पूछता भी है कि क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन तुम्हारे साथ सड़क पे क्या हुआ था। तो गी से अभी भी मजाक समझता है। वो कहता है कि क्या बात है, तुम मजाक करना बंद करो और काम पे वापस चलते। तो जंगहान चाहकर भी आगे कोई सवाल नहीं पूछता और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और गी चेंज करने को चला जाता है ताकि वो उसकी कैफे में मदद कर सके। अब दोनों रेडी हो चुके हैं जिसमें जंगहान गी को कॉफी बनाना सिखाता है। गी जब कॉफी बनने का प्रोसेस देखता है तो वो कहता है कि मुझे आइडिया नहीं था कि जिस कॉफी को मैं पीता हूँ वो ऐसे बनती है। तो जंगहान अपनी बनाई हुई कॉफी और गी की बनाई हुई कॉफी को कंपेयर करने को बोलता है। गी जब टेस्ट करता है तो जंगहान की कॉफी बेटर थी और खुद की कॉफी बीटर थी। टेस्ट कंप्लीटली डिफरेंट था। ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने कॉफी बीन्स को जला दिया है। तो जंगहान उसे समझाता है कि चिंता मत करो, हल्का सा चेंज करने पर टेस्ट बदल सकता है। ये बहुत ही सिंपल है। ये कहता है जो चीज सिंपल दिखती है वो सिंपल नहीं होती, जैसे कि स्पोर्ट्स को मैं पहले ऐसे ही समझता था। जंगहान कहता है तुम टेनिस की बात कर रहे हो, क्या तुम फिर से खेलना चाहते हो। ये कहता है क्या मैं अभी ट्राई कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे नहीं खेल सकता। लेकिन तुम्हारा क्या। तो जंगहान कहता है कि वो भी नहीं खेल सकता क्योंकि वो टायर्ड हो गया है। इसके बाद तो खेल की बातें ही शुरू हो जाती हैं जहाँ पे जंगहान कहता है कि मुझे ना बॉयज की जो पसीने की स्मेल है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो गी भी बोलता है कि हाँ, हमेशा ग्रुप में हमें कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होता है जो कि नहाता भी नहीं था। जंगहान बोलता है कि हाँ, ऊपर से दावा भी करता है कि अरे मेरा जो पसीना है वो स्मेल नहीं करता। और गी बोलता है कि हाँ, उन्हें लगता है जैसे हम अंधे, हमें दिखाई नहीं देता, जबकि उनकी पूरी शर्ट पसीने से भीग जाया करती थी। अब इतने में ही कस्टमर आ जाता है तो बात कट जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है ईओ पे, जहाँ वो अपने फिल्म मेकर से मिलता है, मतलब अपने एजेंसी के ऑनर से मिलता है, बॉस कह लो उसको। वो उसे एक स्क्रिप्ट दे देते हैं जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक मूवी की जो कि अमेरिका में बनी थी। तो एजेंसी का बॉस बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, इससे हमें प्रॉफिट भी होगा, फेम भी मिलेगी। वो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर खुशी जाहिर कर रहा था कि तुम्हें निकलना होगा, इस डेट पे जाना होगा। लेकिन ये यहाँ पे अपनी बात रखना चाहता है लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा था। ये फिर डायरेक्ट बोलता है कि वो अमेरिका नहीं जा सकता क्योंकि उसे गी का ख्याल रखना है। तो उसका जो बॉस है वो उसे डांटता भी है लेकिन पर ये सीधा उसे इग्नोर करता है और उसके ऑफिस से बाहर निकल जाता है। और उसका बॉस पीछे से आवाज देता रहता है और वो नहीं सुनता। रात का समय हो चुका है, कैफे अब बंद होने वाला है। बंद होने से पहले दोनों लोग मिलकर वहां की सफाई कर रहे थे। दोनों फिर से बातें करने लगते हैं जिसमें जंगहान बोलता है कि गी, तुम कैफे में काम करना क्यों चाहते हो जबकि तुम तो एक टीचर हो। गी कहता है हाँ, लेकिन अभी उसे नहीं पता कि पढ़ाते कैसे हैं, वो कैसे पढ़ाई किया करता था और अभी वो किसी को पढ़ाई इस लायक नहीं है। जंगहान कहता है लेकिन तुम उसे याद कर सकते हो। गी कहता है पर इससे स्टूडेंट के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। फिर गी जंगहान से पूछता है कि तुम कैफे में क्यों काम कर रहे हो। जंगहान कहता है ताकि वो गी से मिल सके। गी कहता है नो, तुम फिर से मजाक कर रहे हो। लेकिन हम यहाँ जंगहान के चेहरे पर सीरियसनेस देखते हैं और वो कहता भी है मैं सीरियस हूँ। गी बोलता है ये मजाक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। जंगहान बोलता है कैसे। तब गी आता है, जंगहान के कपड़ों को जो मैसी हो गए तो उन्हें ठीक करता है। बोलता है कि बस ऐसे ही, जिस तरह से मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ बस तुम्हें ऐसे ही मेरा ख्याल रखना है। गी के बालों में एक स्पाइडर आ जाता है जिसे जंगहान देखकर चिल्लाता है, फिर उसके बालों से उसे झटक देता है, उसके बालों को सुधारने लगता है। गी डर रहा था स्पाइडर से। इतने में ही ईओ गेट पर आ जाता है और वो पाता है कि जंगहान गी के बालों को टच कर रहा है और ये देखकर उसे जलन होती है। वो बहुत जोरों से गुस्से में हैंडल को पकड़ लेता है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी गुस्से वाला हो जाता है और वो तुरंत इसके बाद अंदर आ जाता है और गी से कहता है कि गी जल्दी चलो, तुम्हारा हो चुका है। जंगहान उसे जबरदस्ती बात करता है कि ओ ईओ, मैं तुम्हारा फैन हूँ। लेकिन रुके अंदाज में ईओ उसे बोलता है थैंक्स और वो फिर से गी को कहता है जाओ चेंज करके आओ। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है तो गी भी इस बात को समझता है और वो तुरंत कपड़े बदलने को चला जाता है। उसके चले जाने के बाद लग रहा है जैसे कि जंगहान और ईओ के बीच में कोल्ड वार चल रहा है। जंगहान बोलता है कि गी तुम्हें पूरी तरह से भूल चुका है। अब ऐसे में तो सचमुच में तुम्हें दुखी होना चाहिए क्योंकि अब ऐसा लग रहा है। और ये उसकी बात काट देता है, बोलता है इन सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जंगहान बोलता है बिल्कुल लेना देना है क्योंकि मैं और गी बहुत क्लोज हैं। इतने में गी भी रेडी हो जाता है और वो ईओ के साथ चला जाता है। अब यहाँ पे जंगहान और ईओ के बीच में समझ में आता है कि कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ था जो कि अच्छा नहीं था और दोनों एक दूसरे के राइवल लग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जंगहान गी को पसंद करता हो, उसे प्यार करता हो और ईओ गी को जंगहान से दूर रखना चाहता है। ईओ कार में बैठा है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। जब गी उससे पूछता है कि क्या बात है तो गुस्से में वो स्टीयरिंग पे जोरों से हाथ मार देता है गियो, और वो कुछ बोलने भी वाला था लेकिन तभी गी उसके मुंह में लॉलीपॉप ठूस देता है। अब गियो जो बहुत ज्यादा गुस्से में था वो हंसने लगता है। तो गियो का मुंह तो बदल जाता है लेकिन वो उसे वार्न करता है कि तुम्हें बाकी सबसे दूर रहना चाहिए क्योंकि सब डेंजरस है। और गी कहता है तुम सबसे ज्यादा डेंजरस हो। गी उसके मूड को और भी ज्यादा अच्छा कर देता है। वो बोलता है कि अगर तुमने कोई गलती की है, अगर ऐसा किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे जैसे शैतान को बख्श दिया जाए। और वो प्रेयर करके भी दिखाता है और यहाँ दोनों लोग हंसने लगते हैं। गी इसके बाद अपने मॉम के घर जाता है। आज वो पूरा दिन अपने मॉम के साथ रहने वाला था। वो जाकर सीधा काउच पर लेट जाता है और फिर कहता है कि मॉम, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तो अपना घर ही होता है। तो उसकी मॉम जो कि अपना घर समेट रही थी, कपड़ों को समेट रही थी, वो कहती कि अच्छा, पहले तो यहाँ कोई ये कहता था कि वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं था। ये पूछता है
कहता कौन था? उसकी मॉम बोलती है कि वही जो अभी काउच में लेटा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों माँ बेटे आपस में हंसी मजाक करते हैं, कुछ पुरानी बातें को दोहराया जाता है, जिसमें सबसे पहले उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम दोनों की फाइट हुई है? गी कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है? तो मॉम बोलती है इसलिए क्योंकि जब भी तुम दोनों फाइट करते हो तुम यहाँ पे चले आते हो। गी पूछता है सच में मैं ऐसा किया करता था? वो थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसकी मॉम पूछती भी है कि लग रहा है कि तुम थके हुए हो। गी कहता है शायद ऐसा ही है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता है कि वो 29 साल का हो चुका है। उसकी मॉम समझाती है अब चाहे तुम 19 साल के रहो चाहे 29 साल के हो, तुम्हारे में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तुम हमेशा वही करते हो जो तुम करना चाहते हो। वो पूछता है कि मॉम मैं टेनिस प्लेयर नहीं बन पाया। उसकी मॉम कहती है कि हाँ जानती हूँ कि अपने सपने को रातों रात खो देना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम तो हमेशा से ही छोटे शैतान थे। तुम्हें पता है कि उस इंसिडेंट के बाद तुमने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था, तुम फैमिली में किसी से भी बात नहीं करते थे, हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। ये पूछता है तो फिर मैंने क्या किया, मैं उससे बाहर कैसे निकला? तो उसकी मॉम बताती है कि एक दिन ये हमारे पास आया, उसने हमें भरोसा दिलाया कि हम उस पर भरोसा करें, वो सब कुछ ठीक कर देगा। ये पूछता है उसने क्या किया? उसकी मॉम बताती है कि वो हर रोज आता था, वो जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में चला गया, कभी तुम्हारे साथ घंटे रहता था, कभी 30 मिनट रहता था, कभी पूरा पूरा दिन रहता था। फिर एक दिन अचानक से उसने आना ही बंद कर दिया और इसके बाद तुम खुद कमरे से बाहर निकल आए। अब इसके बाद जब रात हो जाती है तो गी, उसकी मॉम और उसकी सिस्टर टीवी देख रहे थे और उसकी बहन उसे लात मारती है, बोलती है कि तुम अब यहाँ से कब जाओगे? हाँ डिनर भी तुमने कर ही लिया है। पर ये बोलता है कि वो नहीं जाएगा, वो अपनी मॉम के साथ रहेगा। तो यहाँ पे दोनों बहन भाई कैट फाइट कर रहे होते हैं। अब इसी दौरान जो गी है वो गियो के पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि उनका क्या चल रहा है। उसकी मॉम थोड़ा सा चुप हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो बताना नहीं चाहती, वो बस यही कहती है कि हाँ वो सब ठीक है, पर ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। तभी उन्हें याद आता है कि गार्बेज को बाहर फेंकना था और वो अपने बच्चों से बोलती है। तो यहाँ पे बहन भाई बोलते हैं कि तुम जाओ और वो बोलता है कि तुम जाओ, लेकिन फिर उसकी मॉम गी से ही कहती है कि तुम ही चले जाओ। अब इसी दौरान हम गी के फोन पर एक मैसेज को आते दिखते हैं जो कि किसी डमी नाम के पर्सन ने भेजा था। अब ये डमी कौन है, क्या ये ईयो का ही नाम है या फिर कौन है पता नहीं चलता। गी उसे रिप्लाई करता है, उसके बाद गार्बेज को लेकर जाता है बाहर फेंकने के लिए। लेकिन जैसे ही वो गार्बेज लेकर जा रहा था तभी उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब उसने ईयो से झगड़ा किया था आखिरी बार अपने एक्सीडेंट के पहले, तो वो उससे रिलेटेड सभी चीजों को डस्टबिन में फेंकने गया था और उसने फेंक भी दिया था और उसमें उसकी और ईयो की फोटो थी। तो करंट में वो फोटो भी उन दोनों के घर पर है और अब उसे पता चलता है कि उसे फेंक देने के बाद ये वापस गया था और वो उन सभी चीजों को वापस इकट्ठा करके घर पर लाया। तब वो कहता है कि वो नो, ये तो मैं ही था जो कि उस फोटो को वापस लेकर आया था। सच में ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग है। अब यहाँ वो सोच ही रहा होता है कि उसके हाथ से गार्बेज नीचे गिर जाता है और इतने में ही ये वहां पे आ जाता है जो कि फिर से उसे अचानक से आके डरा देता है। ईयो से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या बड़बड़ा रहे हो? तो वो बोलता है कि कुछ नहीं। और इसके बाद ये कहता है कि चलो हम दोनों वॉक पे चलते हैं। तो इसके बाद वो दोनों अपने ही कॉलोनी में अपने एरिया में घूमने फिरने लगते हैं, जहाँ सबसे पहले वो अपने बचपन के स्कूल में जाते हैं, जहाँ वो अपने बचपन की चीजों को याद करते हुए बोलते हैं कि इस स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, वो बहुत सारा होमवर्क देता था। वैसे अभी वो कर क्या रहा है? तो ये बताता है कि अब इस स्कूल को उसका बेटा संभालता है। ये कहता अच्छा, तो वो फैमिली बिजनेस कर रहा है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ वो शायद किसी के छोटे से रेस्टोरेंट को देखते हैं जो कि शायद बंद होने पे आ गया था। इसके आगे उन्हें हॉस्पिटल मिलता है जहाँ पे वो दोनों बातें करते हैं कि यही वो प्लेस है जहाँ पे वो दोनों जुड़े थे, मतलब उनकी बॉन्डिंग हुई थी। वो दोनों शायद उसी हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे, जिसमें ये कहता है ये बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअली डेस्टिनी थी। पर ये मजाक करता है, बोलता है कि डेस्टिनी नहीं थी, ये बैड वुमेन था। इसके आगे फिर जाते हैं वो अब अपने हाई स्कूल वाले प्लेस पर पहुंचते हैं जिसका मेन गेट तो बंद था, लेकिन वो दोनों फिर भी अंदर जाते हैं, जिसमें गी को ये सपोर्ट करता है और वो गेट के अंदर कूद जाता है। इसके बाद ये भी गेट को कूद कर अंदर आता है, जिसमें गी कहता है कि अगर क्या होगा कि एक स्टार चोरी से स्कूल में कूद कर आया है, तो ये कहता है तो फिर ये स्कूल भी फेमस हो जाएगा। दोनों जाते हैं अपने स्कूल की सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं, काफी सन्नाटे में रहते हैं, जिसमें ये कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल है तो तुम पूछ सकते हो। तो गी पूछता है उसे पता चला कि एक्सीडेंट जब हुआ था तो तुम हर रोज मेरे घर आया करते थे, तो तुम करते क्या थे? ये कहता है मैं तुम्हारी पिटाई करता था। जिसे सुनकर गी कहता है क्या सच में? ये कहता है कि नहीं, हम तुम साथ में ड्रामा देखते थे, मूवी देखते थे, मैं तुम्हें तुम्हारे जैसे रिलेटेड लोगों की ड्रामाज और कहानियां बताया करता था और उन्हें दिखाया करता था कि सबके साथ कभी ना कभी कुछ बुरा होता है, लेकिन हर कोई इससे उबर जाता है। ये फिर पूछता है तुम एक्टर कैसे बन गए? ये कहता है मैंने तुम्हें देखा कि तुम बहुत ही दिल लगाकर ड्रामा देखा किया करते थे, तुम उस पर बहुत ही ध्यान देते थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक्टर बनता हूँ तो तुम मुझे भी देखोगे। तो ये कहता है तब तो तुम्हें मुझे अपनी हाफ एक्टिंग फीस देनी चाहिए। ये कहता है तुम पूरा ही ले लो, मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद गी तीसरा सवाल पूछता है कि मैं और तुम 7 साल तक ही क्यों साथ थे? ये जवाब देता है क्योंकि तुमने मुझे 3 सालों के लिए डंप कर दिया था। ये कहता है इन 3 सालों में तुम्हें कोई और नहीं पसंद आया? ये कहता है मैं उस टाइप का हूँ जो सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार करता है। ये कहता है कि हाँ ये तो सच है, तुम्हें हमेशा एक ही चीज की आदत रहती है। ये कहता है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये कहता है मैं रिफ्यूज करता हूँ। ये कहता है मैं फिर भी रहूंगा, तुम मेरे हो। ये कहता है तुमने इस तरह से प्यारी बातें करना कहाँ से सीख ली? पर ये कहता है कि मैं तुमसे कभी भी ब्रेकअप नहीं करने वाला। ये कहता है तुम मुझसे ब्रेकअप कर ही नहीं सकते क्योंकि मैंने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, हम रिलेशनशिप में नहीं है। तुम मुझसे इतने कामली मत पूछो, ये स्कैरी लगता है। ये कहता है प्यार का जो रियल नेचर है वो तो स्कैरी ही है। ये इन सब चीजों को अवॉइड करके घर चलने की बात कहता है, पर ये उसका हाथ थामना चाहता था। तो ये कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। ये कहता है ये हार्श है। ये कहता है मैं और तुम अब रिलेशनशिप में नहीं है। ये कहता है ये और भी ज्यादा हार्श है। ये स्माइल करते हुए कहता है, ये कहता है लोगों को अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए,
यू कहता है तुम हमेशा मेरे साथ हार्श ही रहते हो। गी कहता है लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ जेंटल रहते हो। ये कहकर गी जाने लगता है पर यो उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और स्लोली उसे किस कर लेता है। ये किस जब ब्रेक होता है दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को फिर किस करते हैं। यो का तो पता है कि वो प्यार करता है पर गी जो अब तक डिनाई कर रहा था उसके नजदीक होने से, वो भी उसे किस बैक करता है। उसका दिमाग अपने रिलेशनशिप को ना मानता हो पर शायद उसके दिल ने ही एक्सेप्ट कर लिया है। लास्ट सीन आता है घर का, वो दोनों ही सेम बेड पर सोए हुए हैं पर गी अचानक से नाइट मेयर देखने लगता है। वो बार बार यो का नाम पुकारता है। यो नींद से जागता है और वो उसके पैर को चेक करता है और वो उससे माफी मांगता है। यो उस इंसिडेंट की वजह से आज तक गिल्ट में है। ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है पर इस एपिसोड पे बहुत सारे डाउट हैं, जैसे कि ये जंगहान का क्या लोचा है, जहाँ एक तरफ वो गी से बहुत फ्रेंडली है, क्लोज है, और वहीं वो यू से बहुत ही ज्यादा उखड़ा रहता है जैसे कि वो उसका राइवल हो। और यू के पेरेंट्स के बारे में जब पूछा जाता है तो उसकी मॉम झूठ बोलती है, एक तरह से उसे अवॉइड कर देती है। और एक लड़का जो गी पर नजर रख रहा था जब वो घर से अपने बाहर निकल रहा था, वो कौन है। और इन 10 सालों में दोनों ने एक दूसरे को 7 साल तक डेट किया है, 3 साल तक ब्रेकअप में रहे हैं और उस ब्रेकअप के दौरान क्या हुआ है ये सब भी हमें अगले कुछ एपिसोड में पता चल जाएगा। तो एपिसोड खत्म हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर इसकी कहानी आगे भी जाननी है तो बने रहिएगा।